प्लीज। अपने वाली रेखा थोड़ी सीधी नहीं है करना। तो अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट की वैल्यू है x2 y2, उसको कोई पॉइंट p लाइन सेगमेंट के बीच में रहकर m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल डिवीजन। कि पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर बैठा है, लाइन सेगमेंट के ऊपर का x कोऑर्डिनेट बता दूं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अपोजिट से, तो m को x1 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो दोनों a और b के x कोऑर्डिनेट यूज होंगे, m को x1 से, n को x2 से, और होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली सर अगर आप बात करते हो y कोऑर्डिनेट की, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट यूज होंगे और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा m/1 प्लस n/2 अपॉन y1 प्लस y, सॉरी m प्लस n। तो दिस इज द पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ m/n। मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का अगर P मिड पॉइंट हो जाए तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट रहते हैं, मतलब m1 बराबर हो गए। तो दिस इज x1 plus x2 upon 2 and this is y1 plus y2 upon 2। कोई बात परेशान कर रही है? नो सर, सिंपल सी कहानी है सर। ये देखिए अब सर ये तो इंटरनल डिवीजन, अगर मान लो सेम एक्सटर्नल डिवीजन की बात की जाए कि कोई पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, और उस लाइन सेगमेंट के बाहर, उस लाइन सेगमेंट के बाहर अपने पास कोई पॉइंट P बैठा है, उस लाइन सेगमेंट के बाहर अपने पास कोई पॉइंट P बैठा है और वो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m किसकी तरफ? b की तरफ, और n किसकी तरफ? a की तरफ, है ना? इसको कहां पर था? n a की तरफ था, m b की तरफ था, यहां पर। तो पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? m मल्टीप्लाई बाय x1, n मल्टीप्लाई बाय x2 और अपॉन m और n। अब किसी भी वैल्यू माइनस लगा, चाहे m की आगे चाहे n की आगे। सिमिलरली सही हो जाएगा m/1 माइनस n/2 अपॉन m माइनस n। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात एकदम क्लियर है? सेक्शन फॉर्मूला भी सबको समझ में आएगा। AB को बराबर रेशियो में बांटते हैं, पॉइंट P अंदर रहकर पॉइंट Q बाहर रहकर, तो पॉइंट P और Q लाइन सेगमेंट AB के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाती है। ठीक है, अब सुनो जरा, एक तो P जो लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में बांटा है, और एक Q जो कि लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में बांटा है, मतलब रेशियो सेम रहना चाहिए। ये पॉइंट है Q। ठीक है, ध्यान दीजिए, लाइन सेगमेंट AB आपको दिख रही है, पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB के ऊपर बैठा है, दूसरे बैठा है, आप समझ सकते हैं। पॉइंट Q बैकअप लाइन AB पर है, बट बाहर की तरफ बैठा है, तो P और Q एक दूसरे के क्या कहलाएंगे सर? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। P and Q are called as HC। HC का मतलब समझ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब देखिए HC वाला वर्ड है, हार्मोनिक वाला वर्ड है, क्योंकि BP, BA and BQ are in HT। आप ये भी बोल सकते हैं यहां से कि B से लेकर B तक, B से लेकर A तक और B से लेकर Q तक, ये जो तीन डिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रही है, ये HT में होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी। क्लियर? वर्सेस दे रखे हो, दैट इज वर्सेस दे रखे हो, मतलब तीनों वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ x1 y11 x2 y21 और x3 y31। इस डिपेंडेंट वैल्यू डालो और फाइनली आप क्या करो? फाइनली आप इस पे मॉड लगा दो। ये किस चीज की बात है सर? ये है मॉड। अंदर वाला जो साइन क्या है? डिटरमिनेंट। सर मॉड क्यों लगाया? मॉड इसलिए लगाया ताकि अगर डिपेंडेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो एरिया नेगेटिव निकल रहा है, और जितने भी रिजल्ट्स में मॉड वगैरह आता है, मॉड वॉट है ना, जल्दी हम समझ सकते हैं मॉड ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आंसर तक पहुंचने में मदद करता है। तो जब भी आप एरिया ऑफ है x2 y2 और a3 है x3 y3 और a4 है x4 y4, तो जैसे अभी मैं आपको 4 वर्सेस के लिए बता रहा हूं, वैसे ही 5 वर्सेस के लिए, सॉरी मैं आपको 5 वर्सेस के लिए बता रहा हूं, वैसे ही 6 के लिए, 7 के लिए आप जानते होंगे। अब उसको एक्सटेंड करते हो, यहां पर आएगा सर a5 दैट इज x5 y5। ठीक है भाई? अब ये सारे वर्सेस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप लिख लीजिए। पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब क्या है? या तो एक क्लॉकवाइज लिख लीजिए या क्लॉकवाइज लिख लीजिए। तो जैसा कि आप सकते हैं देख पा कि ये सारी तरह के a1 a2 a3 a4 मैंने ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब इसका जो एरिया हो जाएगा वो आप क्या करो? हाफ लगा दो और एक ऐसे मल्टीप्लाई लगा दो। एक लैडर टाइप सिचुएशन आपको दिख रही है, जैसे दिख रही है लैडर टाइप सिचुएशन। स्टार्ट राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स। सर x1 y1, ठीक है, हां लिखा x1 y1 लिखा, फिर लिखा आपने सर x2 y2, फिर लिखा x3 y3, फिर लिखा x4 y4 और फिर x5 y5, क्योंकि पांच ही वर्सेस दिए थे तो पांच कोऑर्डिनेट। एक बार जो सबसे पहले लिखा था उसको एक बार लिखो, जो सबसे पहले लिखा था उसको एक बार लिखो, x1 y1 को। ठीक है, अब जो ऐसे हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 1/2 x1 से मल्टीप्लाई होगा सर x1 by 2 से, फिर प्लस x2 से मल्टीप्लाई होगा y3 से, फिर x3 से मल्टीप्लाई होगा y4 से, फिर x4 से मल्टीप्लाई होगा y5 से, और फिर x5 से मल्टीप्लाई होगा y1 से फिर से। ये वाले सारे कैसे आएंगे सर? प्लस में। क्या बात है? अब यहां जाओ, अब ये वाले बचे इनको माइनस साइन के बाद लिखना है, मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ो और माइनस साइन के बाद में तोड़ो। ठीक है, तो ये लिखना है x2 y1, फिर ये वाला x3 y2, अब देख रहे हो, देख रहे हो, फिर x4 y3, फिर x5 y4 और लास्ट में x1 y5। ठीक है, और ये आपने देख लिया। सिंस आप इसे एरिया लिख रहे हो, यहां पर जरूर आप क्या करेंगे? मॉड। क्या ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, तो क्लियर होते हैं आप पूरे पेज पर, कहीं पर भी कॉपी में 2 पॉइंट्स मार्क करो, उनको ज्वाइन करने वाली एक स्टेटमेंट होगी सीधी सीधी, है ना? बट मुद्दा आता है 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाए रहे तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाए रहे तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये वाला A B और C, कोलिनियर जो 3 पॉइंट्स डायरेक्ट पॉइंट ABC कोलिनियर, देन क्या करते हैं? क्या कंडीशन है? मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल चीज आपको दिखाई दे रही है इसकी क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है ये बताइए प्लीज। ये वन लेवल ऑफ इजी वर्ड आपने भी सर 3 पॉइंट्स देखिए, x1 x2 x3 तो तीनों से बड़ा लेवल का हमने लिखना सीखा, जब भी वैल्यू 0 कर दीजिए प्लीज, ताकि वो एक लाइन पे लगाएंगे। ठीक है, हां, उसके बाद ये सेक्शन फार्मूला एप्लीकेबल होता है, मतलब कोई भी एक पॉइंट बाकी दो पॉइंट्स को n रेशियो में डिवाइड कर होगा तो सेक्शन फार्मूला लगेगा, बिकॉज़ सेक्शन फार्मूला कोलिनियर पॉइंट्स पे ही लगता है। सम ऑफ डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, मतलब जैसे ये वाली ज्योमेट्री है, b बीच में बैठा है तो BC plus BA is equal to AC। ऐसा मतलब C बीच में आ जाए, ठीक है, C बीच में आ जाए, BC plus CA is equal to AB। हो सकता है A बीच में आ जाए तो A बीच में आकर क्या होगा? CA plus AB is equal to BC। तो ये वाली बात अगर 3 पॉइंट्स में, इन तीनों में से कोई भी एक बात अगर 3 पॉइंट्स पर दैट मींस दे आर कोलिनियर, है। और स्लोप ऑफ AB is equal to स्लोप ऑफ AC। दो पॉइंट इन 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हो, 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालना आप जानते हो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की मदद से आप स्लोप निकाल दो। तो AC का स्लोप निकाला
y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट डिफरेंस और आपने bc का स्लोप निकाला, दोनों को बराबर कर दिया। सर हम तो ac और ab का स्लोप निकालेंगे, मैंने कोई भी दो पॉइंट्स का उठाकर स्लोप बराबर कर दो। तो सर आप ये कहानी तो बहुत बता दी कि जो हम सवालों में यूज करते हैं जिससे हमारा जवाब आता है एक तो ये और एक ये, ठीक है, और बाकी सारी बातें इनके लिए सत्य है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से अगर एंगल थीटा बनाती है तो उस पर tan की वैल्यू, इसको स्लोप बोल दो, डिनोट करते हैं m से, दूसरा नाम है ग्रेडियंट, tan की वैल्यू विल बी द स्लोप, उस पर tan की वैल्यू विल बी द स्लोप। कई बार तो स्लोप वाला जो एंगल होता है इसका अगर हम रेंज की बात करें तो 0 से लेकर पाई ऊपर, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से बिलोंग करता है, 0 से लेकर पाई ऊपर। समझ में? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से आपको एंगल मेजर करना है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे करके दिखाया। तो इसका स्लोप दैट इज tan थीटा क्या होता है, दैट इज m से डिनोट किया, जिसको आप tan थीटा बोल रहे हो। सर यहां पे एक छोटा सा राइट एंगल बनेगा, उस राइट एंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब आप करोगे तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। तो स्लोप यूजिंग टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स अगर आप लाइन दे रहे हैं, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है सर? अगर कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन दिखाई दी दैट इज 2x - 3y = 6, मैंने लाइन x एक्सिस को कहां आ रही है तो उसके लिए आपको y कोऑर्डिनेट 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है सर। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 3, और अगर आपसे पूछा जाए कि y एक्सिस को कहां आएगी तो y की वैल्यू आएगी सर -2। तो इंटरसेप्ट डेफिनेशन सुनिएगा, जहां पर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलते हैं x एंड y एक्सिस को, जहां पर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। मतलब सर अगर मैं इस पूरे और y एक्सिस को 0, -2 पर कट करेंगे, तो अगर मैं इससे आपसे मतलब इसका आपसे x इंटरसेप्ट पूछूं तो जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट, हां, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट, तो सर आपकी बात हुआ है +3। हां, सिमिलरली लगे हाथों अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज y इंटरसेप्ट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस का y कोऑर्डिनेट, जहां पर ये y एक्सिस को काट रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस का y कोऑर्डिनेट, तो सर आपकी बात ये आ रहा है -2, जहां पर ये y एक्सिस को कट रही है उसका y कोऑर्डिनेट -2, तो +3 इज द x इंटरसेप्ट, +3 इज द x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज -2। तो मतलब सर इंटरसेप्ट में साइन इंक्लूडेड होता है। समझ में? लोग जैसे x y इंटरसेप्ट जब आप देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग +2 लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाहते हैं कि ये पढ़ रहा है सर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस के टर्म्स में जब आप डेफिनेशन लोगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस के टर्म्स में आंसर नहीं होता है भाई, है ना? क्या होता है डेफिनेशन को, इस प्रकार की लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, y = 2 वाला लाइन, जो कि सिर्फ y एक्सिस को ही कट कर रही है, तो इसका y इंटरसेप्ट आप बोलोगे दैट इज +2। और अगर मैं इसके x इंटरसेप्ट की बात करूं तो सर दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? x इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नॉट डिफाइंड, x इंटरसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्सिस को काटेगी नहीं। समझे कि समझे? लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, अब वो बोल रहा है कि वो लाइन जिनका इंटरसेप्ट इक्वल हो, और इंटरसेप्ट में तो साइन होता है, मतलब दोनों इंटरसेप्ट या तो पॉजिटिव हो या दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। समझे कि नहीं समझे? या तो दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और दोनों लेंथ वाइज बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो ये वाला पॉइंट अगर a, 0 है तो ये वाला पॉइंट 0, a होगा, दोनों का x और y इंटरसेप्ट बराबर है, मतलब इस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट बराबर है। या फिर नेगेटिव कि अगर वो -a, 0 पर x एक्सिस को काट रही है तो 0, -a पर y एक्सिस को काटेगी, इसको बोलते हैं लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, है ना? अगर आप ऐसी पिक्चर बना रहे हो कि सर ये वाला भी इक्वल इंटरसेप्ट में आएगा तो गलत बात, नहीं आएगा, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट है नेगेटिव, y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, दोनों बराबर थोड़ी भाई। समझे कि समझे? तो लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट का स्लोप कितना होता है? स्लोप अब 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप लिख दो, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, a/-a स्लोप कितना आ रहा है सर? -1। दैट मींस सर ये एक इंफॉर्मेशन की तरह काम करेगा कि मान लो सवाल में चलती भाषा में उसने बोल दिया लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, समझ ये सब जनरली क्यों लिखा जाएगा? मान लो चलती भाषा में ये बोल दिया सवाल के बीच में कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि उसका स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप -1 है, +1 नहीं है ना? लाइन होनी चाहिए, तो ये वाला केस में चलेगा, 0, a वाला केस भी आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करूं तो लेंथ क्या होगी, मतलब जो भी आपने कोऑर्डिनेट निकाला है उसमें प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है, उसमें मॉड लगा दो तो वैल्यू को बराबर जाएगी। या फिर सर ये वाला केस भी चलेगा, इसमें भी तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर है ना? तो इस केस में स्लोप +1 और -1 कुछ भी हो सकता है ना? लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, मैग्नीट्यूड में बराबर ऊपर साइन में अपोजिट होगा, मतलब सर ऐसा कि अगर एक जगह पॉजिटिव है तो दूसरी जगह नेगेटिव होगा, और एक जगह नेगेटिव है तो दूसरी जगह पॉजिटिव होगा, तो इस केस में स्लोप आता है +1। आराम से समझदार बच्चे की तरह ध्यान सुनिएगा और जवाब देखिए। बात आती है ना इक्वली इंक्लाइन वाली बात आती है, तो x एक्सिस में किसी भी तरफ से एंगल और y एक्सिस में किसी भी तरफ से एंगल अगर बराबर हो जाए तो लाइन कहलाती है इक्वली इंक्लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना? लाइन कहलाती है इक्वली इंक्लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये वाली है, दो लाइन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये देखो किस तरह x एक्सिस में इस तरफ से एंगल और y एक्सिस में इस तरफ से एंगल बराबर बन रहा है तो ये इक्वली इंक्लाइन लाइन, और सिमिलरली सर आप इस लाइन को भी इक्वली इंक्लाइन कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसका स्लोप हो जाएगा +1 और इसका स्लोप हो जाएगा -1। तो इस तरह के एंगल इक्वल है, देखो जैसे थीटा थीटा और 90, तो थीटा + थीटा + π/2 बराबर बनेगी, थीटा की वैल्यू आई 45, तो थीटा की वैल्यू 45 इसका एंगल कितना है 135 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, 135 tan की वैल्यू आती है -1, तो इसका स्लोप -1। अब ये वाला दो एंगल 45 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंगल कितना है 45, उस पर tan की वैल्यू, उस पर tan की वैल्यू सर होती है 1, ठीक है भाई? मैंने आपको बोला कैसा है क्वाड्रेटिक इंफॉर्मेटिव पार्ट, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, तो पॉइंट x1 y1 से करती है पास और इसका स्लोप है जी m। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? करने का जो तरीका है, आप एक काम करो, इस पे कोई पॉइंट मान लो x, y, दिस इज एनी जनरल पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से तुम स्लोप लिख दो, तो y - y1 अपॉन x - x1 बराबर m के। यहां से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिखाई देगी, दैट इज y - y1 बराबर m into x - x1। आई बिलीव ये समझ में आता है। दो पॉइंट दे दिए, उन दो पॉइंट्स की मदद से पहले हम स्लोप निकालेंगे और फिर किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, दैट इज y - y1 और स्लोप कैसे निकाला आपने, m की जगह स्लोप, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x - x1। फिर एक बच्चे के मन में डाउट आया, सर आपने अगर y इंटरसेप्ट c दे रखा है तो वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे काटेगी सर, c पर, तो पोलर कोऑर्डिनेट बोलो 0,c, पोलर कोऑर्डिनेट बोलो 0,c। तो मैंने क्या किया, वापस से एक पॉइंट आपको दे दिया, लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,c। बताइए आंसर क्या होगा? तो y - c = m into x - 0, इसको कन्वर्ट करोगे तो y बराबर mx + c लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
लाइन इंटरसेप्ट दिस, मतलब x एक्सिस को a, 0 पे कट कर रही है और y एक्सिस को 0, b पे कट कर रही है। फटाफट से इसका स्लोप निकालते हैं पहले। ये बेसिकली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देना मतलब क्या, मैंने दो पॉइंट दे दिए, x एक्सिस और y एक्सिस पे जो लाइन करते हैं उनसे लाइन पास करती है। तो मैंने पूछा दोस्तों स्लोप क्या हो जाएगा, तो b - 0 अपॉन 0 - a दैट इज -b अपॉन a। सही बात है? हां जी। तो सर पॉइंट पे भी यूज करो, मान लो कि बार वो यूज करते हैं तो y - b और स्लोप हो गया सर -b अपॉन a इनटू x - 0। ठीक है? अब देखिए ना ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है ay minus ab minus bx, ये bx इधर ab इधर, तो bx plus ay बराबर ab। अब इसको आपको इस फॉर्म में याद रखना है, ab से डिवाइड कर दीजिए प्लीज। तो ये आ गया सर x upon a plus y upon b बराबर 1, x upon a plus y upon b बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन। क्या किया गया, अब की बार क्या किया गया, उस लाइन की जिससे मतलब जिस लाइन की आपसे इक्वेशन पूछ रहा है उस पर ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर, और वो बोल रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस p है एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद x एक्सिस वो थीटा है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और आपको जानकारी ये देखिए कि ओरिजिन से लाइन की दूरी कितनी है और थीटा क्या है, क्या बता सकते हैं कैसे करोगे। तो मैंने तो उसको वापस वैसे सोच के दो पॉइंट मिल जाए मजा आ जाएगा। बोले हां सर। तो मैंने कहा इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट को a, 0 बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप आराम से cos थीटा देख सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों ऐसा बन रहा है जिसमें ये एंगल थीटा, ये p और ये a। cos थीटा होता है परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा आ रहा है सर p अपॉन a, है ना। सिमिलरली ये एंगल थीटा पूरा एंगल 90 है तो ये इतना एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा थीटा वापस से, है ना, देख रहे हो ना। अब सर ये वाली जो चीज है आप एक काम करो, इस पॉइंट को फिर से 0, b बोल दो। मैंने ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा b। अब अगर इस ट्रायंगल में मुझे sin थीटा बता दे तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज p अपॉन b। तो हमें लाइन की इक्वेशन तब पता है जब हमें इंटरसेप्ट पता हो। अभी निकाल के आए हैं कि x अपॉन a और y अपॉन b बराबर 1 होता है। मैंने कहा देख भाई तुझे आंसर a और b के टर्म्स में नहीं लिखना, तुझे p और थीटा के टर्म्स में चाहिए, p और थीटा के टर्म्स में चाहिए। तो सर एक काम करते हैं, यहां से p की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू कितनी आ रही है सर, ये a आ रहा है p अपॉन cos थीटा और यहां से सर ये b आ रहा है दैट इज p अपॉन sin थीटा। तो ये दोनों a और b की वैल्यू मैंने यहां पुट की, तो दिस इज p अपॉन cos थीटा प्लस y बराबर y अपॉन p अपॉन sin थीटा, और ये हो गया सर 1 के बराबर। अभी cos थीटा ऊपर sin थीटा ऊपर, तो सर ये लिखा हुआ है cos थीटा इनटू x sin थीटा इनटू y, दोनों के डिनोमिनेटर में p था, उस p को इधर भेजा, ये लिखा हुआ है सर x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। ठीक है, x और y में लीनियर रिलेशन मतलब दोनों की पावर 1 1 हो और साथ में कोई कांस्टेंट पार्ट हो तो दैट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। समझ गए, है ना। नाउ अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट दे रखी हो, अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट दे रखी हो तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट जब आप यहां पे पुट करोगे तो विद साइन पुट करोगे, इंटरसेप्ट जब आप यहां पे पुट करोगे तो आप विद साइन पुट करोगे। अब ये वाली फॉर्म बदलेगी जब आपको x और y इंटरसेप्ट दे रखी होंगी, सिंपल सी कहानी है। लाइन दी जाएगी थोड़ी सी सर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस थीटा, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस थीटा, और इसको एक पॉइंट दे रखा है। बोले सर आपको क्लियर हो गया, मैंने कैसे बोले सर आप निकालेंगे। अरे मैंने इसकी इक्वेशन नहीं बताई भाई, इसकी इक्वेशन नहीं बताई है, क्योंकि इक्वेशन तो तुम तुरंत बताओगे। इसका एक बढ़िया यूज है इक्वेशन, ये पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज होगी। तो मैंने जब आपको सवाल की तरह की चीज की नीड हो कि मुझे लाइन के ऊपर ही चलना है, उसी लाइन पर चलना है, कुछ एक पॉइंट से किसी दूरी पर एक पॉइंट और चाहिए, तब आप पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में सोचेंगे। मैंने ठीक है भाई। अब मान लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा y माइनस y1 अपॉन sin थीटा, और यहां पे आता है प्लस माइनस r। ठीक है, ठीक है, हां, जहां पर x पर y1 कौन है, लाइन पर पॉइंट, लाइन पर गिवन पॉइंट। सर यहां पर थीटा क्या है, स्लोप वाला एंगल, स्लोप अगर m है दैट इज tan थीटा, तो यहां से आप निकालिए cos थीटा और sin थीटा। किसी लाइन का अगर स्लोप m है दैट इज tan थीटा, यहां से cos थीटा sin थीटा निकाल लीजिए। और r क्या है, यहां पर r है डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। ठीक है, हां, डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। बस ये तीन चीजें पॉइंट निकल गई। अरे मैंने भूले कैसी बात कर दी, इन दोनों को इक्वेट कर, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा प्लस माइनस r, सही प्लस माइनस r क्यों आया है, क्योंकि प्लस साइन से ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट, ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट मिलेगा, और माइनस साइन से नीचे की डायरेक्शन में, मतलब लाइन के अलॉन्ग नीचे चलना है आपको, उस पॉइंट से नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट मिलेगा। तो आप देख लो आपको ऊपर नीचे कहां पर चाहिए, दोनों चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर इन दोनों को इक्वेट करो, x आगे इन दोनों को इक्वेट करो, y आ गया, बस खेल समझ में आ गया सर। एंड इज अ वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू, बढ़िया सवाल है, और इस लैंग्वेज के सवाल ये मैक्सिमम मिनिमम वाले कई बार आ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना, ए वेरिएबल लाइन L पासेस थ्रू द पॉइंट 3,5 एंड इंटरसेक्ट्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक कोई वेरिएबल लाइन है जो 3,5 से गुजरती है और इंटरसेक्ट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस को a और b पे कट करती है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन। इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और मैक्सिमम या मिनिमम सर इसको मिनिमाइज करना है। O जो है सर वो ओरिजिन है, शुरू करिए आप इस एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, एरिया लिखने के लिए अगर मुझे ये वाली लेंथ पता चल जाए, क्योंकि सारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स पे हो रहा है, तो अगर ये वाली लेंथ a बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएंगे, और ये वाली लेंथ b बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट 0, b हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB की बात करूं दैट इज हाफ a into b। अब की बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ये पॉइंट a और पॉइंट b दोनों ही पॉजिटिव एक्सिस पे बैठे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो सर एरिया ये हो गया AB। तो मैंने कहा यहां पे तो दो वेरिएबल हैं, किसी एक को कम करने के लिए क्या कंडीशन है, बोले सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगी सर, इस लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि अब की बार आपको डायरेक्टली दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उस दो पॉइंट से पहले आप स्लोप निकालोगे, फिर 2 पॉइंट फॉर्म से या स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन करोगे, तो डायरेक्टली इक्वेशन ये निकल के आएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ऑब्वियस और सबसे रिपीटेडली यूज होने वाली चीज कि अगर आपको कभी कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर या किसी कर्व पे बैठा हुआ दिखे तो दैट मींस वो उसकी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, है ना, हमने क्या किया 3,5 से इसको पास करवा दो, दिस लाइन विल पासेस थ्रू 3,5, देख रहे 3,5 इसके ऊपर बैठा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन a प्लस 5 अपॉन b बराबर 1, है ना। तो सर एक रिलेशन ये रहा
और एक रिलेशन ये रहा, इसको आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, शुरू हुए a माइनस 3। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5/2, ये 5 बाहर, ये 2 ये रहा, ऊपर लिखा हुआ बेटा a स्क्वायर अपॉन a माइनस 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको मिनिमाइज करो, कैसे करते हैं मिनिमाइज, जल्दी से बता दीजिए एवरीबॉडी। उससे भी जा सकते हो, बड़ी बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। दैट इज कि ये जो आपका एक्सप्रेशन आया एरिया, वो आया सर 5/2 a स्क्वायर अपॉन a माइनस 3। ठीक है, हमने क्या किया तो इसमें ऊपर ही ये जो a स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, सॉरी a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें माइनस 9 प्लस 9 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना था, तो 5/2 ऐसे लिख रहे थे, a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a माइनस 3 और 9 अपॉन a माइनस 3 ये वाली चीज। ठीक है भाई, ठीक। अब ध्यान से देखना सर, ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है a माइनस 3 इंटू a प्लस 3, और ये चीज गई सर, ये पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है a प्लस 3। अगर आपको लग रहा है कि सर हम इतना नहीं सोच पाएंगे, तो मैंने आपको एक रास्ता और बताया था कि a की वैल्यू है 5/2 a स्क्वायर अपॉन a माइनस 3। यू कैन डायरेक्टली गो बाय द डिफरेंशिएशन। यस, डिफरेंशिएशन से भी जा सकते हो। आप बोलोगे तो वो वाला तरीका मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखना ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, इस a प्लस 3 को भी लिखने का तरीका देखना क्या है। ये a प्लस 3 लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है? देखते रहना। इसको लिखा मैंने a माइनस 3 और यहां लिख दिया मैंने प्लस 6। कैसा लग रहा है दोस्तों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये भी a प्लस 3 लिखा हुआ है। अब मैं इस पे लगा रहा हूं कि AMGM, मतलब a माइनस 3 कॉमा 9 अपॉन a माइनस 3 पे मैंने AMGM लगा दिया। तो सर दोनों का सम आएगा a माइनस 3 प्लस 9 अपॉन a माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 9 की पावर 1/2। तो सर इस पूरे की जो मिनिमम वैल्यू आ गई ये आएगा 3 3 2 6। तो सर इस पूरे की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, मेन वैल्यू वो आ रही है सर 6। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 5/2 6 प्लस 6, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, है ना। तो सर इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आ गई, हमारा आंसर हो गया 30। क्या आंसर हो गया 30, है ना। हां, डिफरेंशिएशन से बताऊंगा मत। अब इसमें क्या हो गया सर, आपने AMGM इन दोनों क्वांटिटीज पे लगाया, बट हमने इतना तो पढ़ा AMGM में कि वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है। तो ये कहां दे रखा है कि a की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। महंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करना होगा कि अगर कोई लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और वो दोनों को पॉजिटिव एक्सिस पे कट करती है, तो वो लाइन ऐसी ही होगी। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है और वो अगर यहां से पास कर रही है, तो यहां से साफ-साफ देख के समझ में आता है a जो है वो 3 से बड़ा होगा। फिर एक मतलब ऐसी हो जाए तो मैंने कहा सवाल में दी गई जानकारी आप गलत कर दोगे। कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है ये पास तो 3,5 से कर रही है, परंतु ये x एक्सिस को पॉजिटिव और y एक्सिस को नेगेटिव कर रही है। ये वाली लाइन चाहिए। तो अगर लाइन ऐसी रखोगे तो पक्का जहां पर वो x एक्सिस को काटेगी आपके हिसाब से वो पॉइंट a है वो 3 से बड़ा होगा 100%। तो अगर a 3 से बड़ा है तो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, अब आप लगा सकते हो, है ना। ये तो होगा सर ऐसी बात है। आएगा, समझ गया मैं डिफरेंशिएशन। इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो a के रिस्पेक्ट में, तो 5/2 यहां रहेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव u अपॉन v रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहां है ना। चलिए ऊपर का लिखा हुआ है, छत पे नहीं, इधर देख, 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस a स्क्वायर। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन किया, तुमने भी डिफरेंशिएशन किया? हां किया, बोलो बोलो बोलो। तो डिफरेंशिएशन सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा भाई, डिफरेंशिएशन को जीरो भी करना होता है। तो जब आप डिफरेंशिएशन को करोगे जीरो, तो सर ये वाला पार्ट जीरो होगा, यहां से a की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 6 और एक 0, है ना। 6 से बड़ी वैल्यू पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, 0 से छोटी पर फिर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर बन रहा है सर मैक्सिमा, क्योंकि यहां पर वैल्यू 0 हुई फिर घटा, और यहां पर बन रहा है मिनिमा। ठीक है, यहां पर ही बन रहा है मिनिमा। तो a बराबर 6 पर मिनिमा आएगा। वैसे भी सर a बराबर 0 तो आप ले सकते हैं, a की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप एक काम करो, फॉर मिनिमम पुट a बराबर 6। ये ठीक है बेटा, आंसर ऐसे बताते ना कितना साफ साफ समझ में आ रहा है आपको भी सर। मैं ना 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 रे ना, ठीक है। इसके बीच में कभी बन जाए एंगल थीटा, तो और एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2। द फार्मूला फॉर द एंगल बिटवीन द लाइंस इज tan थीटा बराबर mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। और मॉड लगाने की वजह से हम हमेशा एंगल कौन सा बताते हैं? एक्यूट वाला ही। मतलब सर अगर कभी भी सिनेरियो ऐसा हो कि एक लाइन में एक तरफ एंगल बन रहा है 30, एक तरफ बन रहा है 150, और हमसे वो पूछे एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो सर कौन सा आंसर देंगे? 30 बोलेंगे 150 बोले? मैंने उससे क्या पूछा? बोले एंगल बिटवीन द लाइंस। तो जब तक स्पेसिफिकली जवाब ना मांगा जाए कि वो बोले ऑब्ट्यूज एंगल बताओ, तब हम ऑब्ट्यूज एंगल पूछते तो 150 बोलते। मतलब सिर्फ एंगल पूछा है तो आप एक्यूट ही बताएंगे। क्या बताएंगे? सबको क्यूट चीजें पसंद होती है, इसलिए एक्यूट ही बताना है। ठीक है ना। तो 30 डिग्री हम बताएंगे, समझ गए? तो एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 बात बढ़िया। ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन L1 एंड L2 पूछे तो जो आपने एक्यूट निकाला उसको 5 से घटा देना। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप जो है वो बराबर होगा, और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है सर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका स्लोप तो सर 0 परपेंडिकुलर दैट इज लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? अबे इंफिनिटी नहीं होगा भाई, नो 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 केमिस्ट्री या फिजिक्स क्लास में थोड़ी है, मैथ की क्लास में है। अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, इसका कोई स्लोप नहीं होता है। समझ में समझा? नॉट डिफाइंड होता है तो क्या 0 और नॉट डिफाइंड का प्रोडक्ट बनाएगा या माइनस बनाएगा? नहीं, ये दोनों सिनेरियो, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ये इसके अंदर काउंट नहीं हो रहा। समझ में?